बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक मैथ पेडागोजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और इसके पहले मैंने मैथ पेडागोजी के लगभग पाँच वीडियो लगभग अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में, जहाँ पे मैथ पेडागोजी की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जो है एमपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और किसी भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ पेडागोजी आती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज अपन लोग चैप्टर देख रहे हैं गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता के बारे में, ठीक है। इसमें आपको मैं अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये 9993681196, ये एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे चलता है। तो आप मुझे जॉइन एल लिख के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस चैप्टर में अपन लोग क्या देखेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए जो विधियां होती हैं गणित शिक्षण को, जिसमें गणित सॉल्व की जाती हैं, उन विधियों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य, प्रत्येक विषय के समान एवं विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए मुझे घन पढ़ाना है तो मैं घन के ही बारे में बात करूँगा, उसके उद्देश्य की क्या करूँगा, पूर्ति करूँगा, ठीक है। फिर क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षण उनके क्या हो, अनुरूप हो। बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए मैं घन पढ़ा रहा हूँ और बात मैं घनाभ की करूँ तो क्या उद्देश्य की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो गणित शिक्षण को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। गणित शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग 5 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगमन, निगमन आप जानते ही हैं। 3 विधियां उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट है, तो उनके बारे में ही अपन लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगमन विधि क्या होती है? इस विधि में छात्रों को स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति द्वारा किसी विशेष तथ्य पर पहुंचना होता है, ठीक है। इस विधि में समानता छात्रों के समक्ष अपने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर समान सिद्धांतों की ओर ले जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के मैं आपको बहुत ही साधारण चीज़ बता दूं, ये पहले अपन लोग को क्या देना है, उदाहरण देना है। जब उदाहरण अपन देंगे विद्यार्थी को और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो ये क्या कहलाती है, आपकी आगमन विधि कहलाती है। इसके बाद प्राप्त सिद्धांत की सहायता से उदाहरण देकर अब उनकी सत्यता की सिद्ध भी करना है, ठीक है। मुख्यतः इस विधि का प्रयोग अंकगणित और रेखा गणित में किया जाता है। एक हमें परिभाषा इंपॉर्टेंट याद करनी है, वो कौन सी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो परिभाषा है लैंडन की, ठीक है। ये परिभाषा जो है सीटेट की परीक्षा में पूछी गई थी। ध्यान रखिए कि इसके सीटेट की परीक्षा में पूछी गई थी। क्या है ये? लैंडन के अनुसार जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण, क्रियाएं अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और उसके पश्चात छात्रों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो इस विधि को आगमन विधि कहते हैं। मतलब आपको उदाहरण बता देना है और फिर पूरा भार जो है बच्चों के सिर पे डाल देना कि भाई साहब अब आप समझो कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगमन विधि का सबसे अधिक महत्व रेखा गणित में है, क्योंकि इसके द्वारा प्रमेय के वर्णन पर पहुंच जाते हैं। भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्रमेय अथवा उनको हल करने की विधियों का आधार आगमन विधि ही है। अब देखिए, ये जो 3 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट है और इसको परीक्षा में भी पूछा जाता है, ठीक है। अन्य शब्दों में यह एक विकासात्मक विधि है जिसमें शिक्षा के मुख्य 3 सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से 3 सिद्धांत हैं? ध्यान रखिएगा, आगमन का जस्ट उल्टा निगमन होता है। मतलब अगर आगमन आप याद कर लेते हैं तो निगमन क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होता है ये? ज्ञात से अज्ञात की ओर, किसी भी चीज़ को ज्ञात से अज्ञात की ओर निकालते हैं, ठीक है। ज्ञात से मतलब उदाहरण आपको दे दिया गया है, उसके बाद आपको अज्ञात चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म और विशिष्ट से सामान्य, इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट याद हो गए तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, निगमन होता है, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए
अब इसके आगमन विधि के गुण एवं दोष क्या क्या हैं, इसी पे सब ऑब्जेक्टिव बनेंगे। मैं आपको लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें वही हैं। आगमन विधि के गुण एवं दोष क्या हैं? इस विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा छात्रों की निरीक्षण शक्ति तथा मानसिक क्षमता का विकास होता है। इससे छात्रों में तर्क एवं आत्मविश्वास पुष्ट होता है। नियम की सत्यता की जांच छात्र के ही द्वारा तुरंत की जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर इसका ये क्या है, गुण है। क्या गुण है? आसानी से नियम का निर्माण होता है, निरीक्षण शक्ति, मानसिक क्षमता का विकास होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना निगमन विधि में होता है। चीज़ ध्यान रखिएगा। छात्रों में क्या लिखा है, तर्क एवं आत्मविश्वास पुष्ट होता है। आत्मविश्वास, तर्क एवं आत्मविश्वास क्या होता है, पुष्ट होता है। नियम की सत्यता की जांच छात्र के ही द्वारा तुरंत की जा सकती है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें अपन लोग। अब इसके दोष क्या क्या हैं? एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोष और जो आपके गुण हैं, इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। समय अधिक लगता है। भाई साहब आपने उदाहरण बता दिया, अब जो क्वेश्चन नया आया है तो उसमें हल करने में क्या लगता है, समय अधिक लगता है, क्योंकि उस तरह का वो नहीं है। उदाहरण तो आपने बता दिया है। केवल योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्र ही तथ्यों के आधार पर सामान्य नियम निर्धारण कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है। बिल्कुल, अध्यापक ने एक उदाहरण बताया, उसके बाद फुर्सत बैठे हैं टीचर बढ़िया टेबल में और छात्र क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। सभी विषय व विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती। बिल्कुल सही। कुछ के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं लेकिन और के उदाहरण नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत आती है आगमन विधि में। यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल, सभी कक्षाओं, सभी विषयों के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल आप गणित और विज्ञान जैसे के लिए आप कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये हो गए गुण और दोष। अब बात करेंगे अपन लोग क्या, निगमन विधि की। अब ये निगमन विधि आगमन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, यह विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उल्टी विधि होती है। इस विधि में कोई ज्ञात नियम अथवा सिद्धांत छात्रों को बता दिया जाता है और फिर उसके उदाहरण से यह नियम अथवा सिद्धांत की सत्ता प्रमाणित करते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को बताएंगे, फिर उसी जैसे उदाहरण कई सारे आपको दे देंगे, भाई साहब चलो सॉल्व करो बैठ के। तो ये चीज़ हो गई निगमन विधि। लैंडन के अनुसार क्या है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। तो ये हो गया लैंडन के अनुसार निगमन विधि। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद उसके जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब ये जो आगमन होती है, जस्ट आगमन की उल्टी होती है निगमन। तो उसमें क्या था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें अज्ञात से क्या होता है, ज्ञात की ओर। उसमें था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। उसमें था विशिष्ट से समान की ओर, इसलिए समान से विशिष्ट की ओर। अगर आप निगमन और आगमन के दोनों के तीनों तथ्य याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल आपको आगमन का ही याद रखना है और निगमन का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो आपसे अपने आप बन जाएगा। अब निगमन अपन लोग देख लेते हैं, निगमन के गुण और दोष क्या। चलिए, तो निगमन के गुण दोष क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। तो यह विधि उपयुक्त एवं संक्षिप्त होती है। जो निगमन विधि होती है कैसी होती है, ये विधि कैसी होती है, उपयुक्त एवं संक्षिप्त होती है। इस विधि का प्रयोग कभी सभी विषयों में संभव है। इस विधि में छात्र किसी नियम का प्रयोग करना सीखते हैं। इस विधि में छात्र को अशुद्ध नियम या सिद्धांत जानने का अवसर नहीं होता है। इस विधि द्वारा एक समय में ही अनेक छात्रों को शिक्षण कराया जा सकता है। इस विधि में शिक्षा एवं छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता है। इस विधि द्वारा नवीन समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये इसके गुण हैं कि उपयुक्त एवं संक्षिप्त होती है। इस विधि का प्रयोग सभी विषयों में किया जा सकता है, उसके केवल गणित में ही और कुछ चुनिंदा विषयों में विज्ञान जैसे किया जा सकता था। इस विधि में छात्र किसी भी नियम का प्रयोग करना सीख सकता है। इसमें छात्र अशुद्ध नियम या सिद्धांत जानने का अवसर नहीं होता है। इस विधि द्वारा, क्योंकि पहले नियम सिद्धांत बता दिए जाते हैं, एक समय में ही अनेक छात्रों को शिक्षण कराया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण एवं छात्र दोनों, शिक्षक और छात्र दोनों को शक्ति का क्या होता है,
अव्यय नहीं होता भाई साहब, कि पहले ही आपको सिद्धांत नियम बना दिया गया है तो आप भटकेंगे ही नहीं। और आगमन में तो आपको उदाहरण बताया जाता था, बाद में नियम सिद्धांत जानने की आवश्यकता होती थी तो आप भटक जाते थे। इस विधि द्वारा नवीन समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन लोग दोष की, ठीक है। चलिए, तो दोष क्या है, इस विधि पे क्या होता है, रटने को प्रोत्साहित करती है ये विधि। क्यों करती है कि पहले आपको सिद्धांत बता दिया गया, आप सिद्धांत आप रट लोगे तब ना उसके हिसाब से क्वेश्चन करोगे। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं हो रहता है, केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। बालकों को बिना उदाहरण के सूत्र समझने में कठिनाई होती है। इस विधि में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसका दोष है, ठीक है। इस चीज़ को आपको 2-4 चीज़ इसकी क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अब करते हैं अपन लोग बात विश्लेषण विधि की। विश्लेषण विधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड। यह विधि अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित की समस्याओं को क्या करती है, को हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तीनों, ठीक है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। इसमें जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है और हल ढूंढा जाता है। M.K. मंगल के अनुसार विश्लेषण विधि उसको कहते हैं जिसमें किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने और सुविधापूर्वक हल करने के दृष्टिकोण से उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं और इस तरह के अज्ञात और रहस्य खोजते खोजते ज्ञात कर तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। समस्या में जो भी कुछ ज्ञात करना होता है अथवा सिद्ध करना होता है उसे आरंभ करते हैं, तथा ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना है या सिद्ध कर लेना चाहिए, इस तरह की खोज करते कराते क्या हो जाता है, जो कुछ दिया जाता है उस तक पहुंच जाते हैं। इस विधि के देखिए सिंपल सा मैं आपको बताऊं, एक मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस √4 प्लस √9। अब ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करते करते हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में पहुंच जाते हैं। शुरू में पता नहीं चलता अपन लोग कैसे सॉल्व करना, लेकिन अगर आप सॉल्व करते जाते हैं तो अंतिम में क्या होता है, उसका आंसर निकलता है। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है विश्लेषण विधि। अब इसमें क्या है, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। भाई साहब क्वेश्चन दिया है, क्या सॉल्व करना हमें पता नहीं, लेकिन सॉल्व करते करते हम ज्ञात की ओर पहुंच जाते हैं। पाठ्य वस्तु को भिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में रखना तब समस्या का हल ढूंढना होता है, ठीक है। वही चीज़ है कि छोटे छोटे टुकड़े को, जो क्वेश्चन आपका दिया है उसको एक एक पॉइंट करके आप अगर सॉल्व करते जाते हैं तो आप एक अंतिम में निष्कर्ष तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इसलिए इस विधि को क्या मानते हैं, गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है। विश्लेषण विधि के गुण और एवं दोष क्या हैं, यह शिक्षण की एक क्रियाशील विधि है। शिक्षण की कैसी विधि है, क्रियाशील विधि है। इस विधि में छात्रों को विचार करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, ठीक है। इस विधि में छात्रों को विचार करने का क्या मिलता है, पर्याप्त अवसर मिलता है। यह खोज करने की एक प्रभावशाली विधि है। इस विधि से कार्य करने में छात्रों में मौलिकता आती है। इस विधि से शिक्षा जो सीखा ज्ञान होता है स्थायी होता है। अगर आपने एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको एक दिमाग में माइंडसेट बन जाता है कि क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है ना। और ये विधि क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती है क्योंकि खोज विधि होती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इसमें दी हैं, लेकिन इसका दोष भी है। क्या दोष है देखते हैं। दोष क्या होता है इसका, तो इस विधि में अध्यापक को पर्याप्त समय देना पड़ता है। बिल्कुल भाई, उसको एक एक चीज़ आपको छात्र को क्या होनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। यह एक कठिन विधि होती है क्योंकि विश्लेषण करना कठिन होता है। बिल्कुल सही, कठिन विधि होती है। उसको एक एक करके एक एक चीज़ को आपको क्या है ना, छात्र को विश्लेषण करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।
जब विधि में समय एवं शक्ति दोनों अधिक लगते हैं। बिल्कुल इस विधि में क्या होगा भाई, जब क्वेश्चन आप विद्यार्थी को समझाएंगे, जनरली जो मैथ के क्वेश्चन समझाते हैं विद्यार्थी को, तो आपको एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो इसमें क्या समय शक्ति दोनों अधिक लगता है। प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं किया सकता क्योंकि बच्चे उस तरह से समझते नहीं है, छोटे बच्चे। प्रत्येक विषय का शिक्षण इस विधि द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, प्रत्येक विषय का जो शिक्षण है इस विधि द्वारा क्या है, संभव नहीं होता है। चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक हिसाब से समझाए जाते हैं बच्चों को, और वो समझाना केवल मैथ में ही संभव है, और विज्ञान में थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल है बाकी कहीं समझा उसको नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग संश्लेषण विधि में, सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड क्या है, यह विश्लेषण विधि की बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब आपको सब कुछ पता है और आपको अज्ञात की ओर अग्रसर होना है। युंग ने इसमें एक परिभाषा दी थी, इसको याद कर लीजिएगा। लैंडन और युंग दोनों की आपको ध्यान रखना है। तो युंग के अनुसार संश्लेषण विधि में सूखी घास के तिनके निकालना जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, क्या घास तिनके का इन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है और शानदार परिभाषा दी है। संश्लेषण विधि के पद क्या हैं, तो इसको जानने की जरूरत अपन लोग को नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन लोग संश्लेषण विधि के गुण क्या क्या हैं। तो चलिए गुण समझ लेते हैं। यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखिएगा कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक। और अमनोवैज्ञानिक कौन सी विधि थी, निगमन विधि थी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के क्वेश्चन इसी से बनेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। मंद बुद्धि के छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी है। बिल्कुल। रेखा गणित में साध्यों के हल के लिए विशेष उपयोगी है। इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाएं करते हैं। यह विधि व्यवस्थित विधि है। इस विधि में समय एवं शक्ति क्या होता है, कम लगता है। चलिए इसके दोष देख लेते हैं। ये जितनी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सबका आप नोट्स बाकायदे बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। चलिए, इस विधि में छात्रों में तर्क और निर्णय शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञात से ज्ञात की ओर है। जब अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा तभी मनुष्य का विकास क्या होगा, बढ़ेगा। इस विधि में खोजे गए ज्ञान को ही खोजा जा सकता है। यह विधि सिद्ध करती है, स्पष्ट नहीं है। यह विधि रटने की क्रियाओं पर निर्भर रहने कारण इसमें यदि किसी ज्ञात का विस्मरण हो जाए तो पुनः खोजना नहीं जा सकता, उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है क्योंकि याद करने पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग जान लेते हैं। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ह्यूरिस्टिक विधि का खोज किसने किया था, तो आर्मस्ट्रांग ने किया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन ह्यूरिस्टिक का किस ग्रीक भाषा से है, किस अरबी भाषा से है, किस तुर्की भाषा से है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होती हैं, पता होनी चाहिए। अब इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा क्या है, बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, अपने इंडिया और जापान दोनों के पढ़ाई में बस इतना ही अंतर है। अपने यहाँ पढ़ाते हैं, थ्योरिकल कम करवाते हैं, और जापान में उनको खोज करवाते हैं, थ्योरिकल करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, थ्योरिकल जो है नहीं कराते हैं, कम कराते हैं। तो यही कारण है जापान की टेक्नोलॉजी और देशों की टेक्नोलॉजी अपन लोग से आगे है। थोड़ी सी अपनी शिक्षा परिवर्तन को क्या होगा, करना पड़ेगा। यह विधि छात्रों को जहाँ तक संभव होता है खोजकर्ता के रूप में रखती है। उसे अपनी सामग्री स्वयं खोजनी होती है, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त करने होते हैं और फिर आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है और निष्कर्ष निकालने होते हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग क्या कहते हैं, जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो वो कहते हैं कि यह शिक्षण की ऐसी विधि है
जिसमें जहाँ तक संभव हो सके छात्रों को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में बनाना पड़ता है। इस विधि में छात्रों को बताया नहीं जाता, उन्हें स्वयं खोजने के लिए कहा जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये क्या होता है कि छात्रों को खोजने के लिए प्रेरित करती है, और छात्र अगर खोजेंगे तो उनमें निश्चित तौर पे विकास होगा। अपन लोग ह्यूरिस्टिक विधि के गुण देख लेते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है, बहुत बढ़िया। इसमें करके सीखना होता है। जैसे अगर मुझे पेन चलाना है तो पहले आप भैया पेन बनाइए, तब आप पेन चलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आत्मनिर्भरता इसमें आती है। अगर आपने बना लिया तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। जैसे कि इस समय चीन का जो मुद्दा चल रहा है, तो चीन ये क्या है, वही तो है कि उसने खोज करके बना लिया और आत्मनिर्भर हो गया, और हम लोग उस पर डिपेंड हो गए, तो आज अपन लोग को दिक्कत आ रही है। तो यही चीज़ है कि अपन लोग को भी अब क्या करना है, चीनों को छोड़ना पड़ेगा और अपने भारतीय सामान को उपयोग करना है, और जिससे अपन लोग के भारत में ही खोज हो। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय होना चाहिए। शिक्षक छात्र संबंधों में मधुरता होनी चाहिए आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। बिल्कुल, जब आप खोज करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा। वैज्ञानिक प्रणाली में शिक्षण परिश्रम की आदत होती है, ठीक है। जब आप वैज्ञानिक बनेंगे, जैसे आपको बल्ब खोजना है, तो जैसे वो बल्ब को कितने बार फेल हुए, है ना, एडिशन, लेकिन फिर भी वो क्या हुए, धीरे धीरे क्या हुआ, खोज ही डाला आखिर उन्होंने, है ना। तो परिश्रम इसमें आता है। छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे क्या खोज करेंगे। समस्या निर्धारण की जटिलता, शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। प्रयोगात्मक कार्य पर बल होता है। प्रत्येक पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। छात्रों को अस्वीकारक का दर्जा होता है, अस्वीकारक का दर्जा। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, आप लोग समझ लें। अध्यापक पर अधिक उत्तरदायी होता है, बिल्कुल। अध्यापक जब उसको सिखाएगा तभी तो वो सीख पाएगा। चलिए अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको अपन लोग सॉल्व करेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको जवाब देना है। मैंने अभी आपको बताया है कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, तो गणित शिक्षण की जो आगमन है कि निगमन है कि कौन सी विधि है, ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी विधि जो है ज़्यादा क्या है, मुख्य विधि की है। तो यहाँ पे आपको देखना है, आगमन, विश्लेषण, निगमन, तीनों मुख्य विधियाँ हैं, ठीक है। यह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत का अनुसरण करती है, वो कौन सी विधि कहलाती है, तो ये आपको बताना है। जब देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, तो प्रदर्शन विधि हो गई भाई साहब ये, ठीक है। गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल क्या है, घन, शंकु, पिरामिड। बिल्कुल, गणित में घन भी है, शंकु भी है, पिरामिड भी है, मतलब ये तीनों, ये सभी होगा। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, प्रदर्शन विधि है, निगमन विधि है और आगमन विधि है, या ये सभी है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, प्रदर्शन है, निगमन है कि आगमन है, बताइए फटाफट उत्तर बताइए। मैंने आपको बताया है। तो रेखा गणित के लिए मैंने आपको प्रदर्शन तो मैंने चर्चा ही नहीं की है, आगमन और निगमन की है। तो ये तीनों जो विधियां हैं, ये कैसी विधियां हैं, ये आपकी विधियां हैं जो रेखा गणित में क्या होती हैं, प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। चलिए, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों का स्थापना की जाती है, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा बताइए, इसको मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इसको मैंने आपको बताया था, आगमन पहले उदाहरण फिर सिद्धांत, और पहले सिद्धांत फिर उदाहरण, तो वो निगमन, ठीक है। चलिए, तो और कुछ क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, तो बताइए किसमें बढ़ा जाता है, फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया है, निगमन विधि में आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। आगमन और विश्लेषण में आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। आगमन विधि का दोष क्या है, आगमन विधि का दोष क्या है बताइए। इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता, इस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसमें बालकों की अधिक समय से कम समय
ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपको उत्तर बताना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आपका तीनों होगा, ये तीनों ही दोष आगमन विधि के हैं जो मैंने आपको बताया है। गणित की रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है क्या? साधारण शिक्षण विधि, असाधारण विधि, प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि या मनोवैज्ञानिक विधि। अब आपको उत्तर देना है, ये अपने दिमाग पे डिपेंड करता है। अगर आपको रोचक भी बनाना है, सुग्राही सरल भी बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा ये कि प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि का क्या करें आप कार्य करें, तो आपको क्या होगा? ज़्यादा लाभ होगा। तो ये प्रभावी मनोवैज्ञानिक विधि सही है। गणित में निगमन विधि का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है? गणित में निगमन विधि का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है? तो चलिए बताइए, निगमन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में सभी। मतलब गणित में आपको, अंक गणित में भी, बीज गणित में, ज्यामिति में भी आपको सब जगह प्रयोग कर सकते हैं आप निगमन विधि का। आगमन विधि में बढ़ा जाता है। क्या बढ़ा जाता है? किस तरह से बढ़ा जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, बिल्कुल सही। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये भी नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब होगा केवल ये, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये निगमन विधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में आप लोग को इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो आगामी एग्ज़ाम है, आगामी पेपर है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।